हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ कॉमन जो शेप थे उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले जाते हैं ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसमें हमने देखा कि एक थिन यूनिफॉर्म रॉड रहा, उसका कैसे निकालना है ना। तो हमारे पास आया था ml² / 12 अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सेस। ठीक है, फिर हमने रिंग का देखा। रिंग का क्या आया था बेटा, mr² आया था। फिर हमारे पास डिस्क का हमने देखा। डिस्क का क्या आया था बच्चे, डिस्क का आया था ½ mr²। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा भाई ट्रायंगुलर लेमिना के बारे में देखा। ट्रायंगुलर लेमिना का क्या आया, बेस एक्सिस के अबाउट mh²/6। ठीक है, इसके बाद की चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। mi ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है, mi ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो मान लिया बच्चे हमने एक सिलेंडर लिया, इसका एक्सिस ये हुआ। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस हुआ। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका रेडियस क्या है बेटा, कैपिटल आर है, और इसकी हाइट सपोज क्या है, एच है। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, सपोज एच है। तो कैसे निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मास इसका क्या है बेटा, एम है। ठीक है, टोटल मास इज एम। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, एक ऐसा, और सिलेंडर कैसा है बेटा, हॉलो है अभी। ठीक है, हॉलो, हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर है बेटा, और इसमें इस तरीके से अगर आप एक काट लेते हो तो बताओ क्या कटेगा। ठीक है, ऐसा चारों तरफ से अगर मैं काट लूंगा तो क्या निकलेगा बेटा, है ना। एक ऐसा पोर्शन काट के निकाल लोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक रिंग के जैसा है। ठीक है, कैसा है, रिंग के जैसा है। तो हमने एक ऐसा एलिमेंट काट लिया जो किस शेप में दिख रहा है, रिंग के शेप में दिख रहा है। तो इस रिंग का मास मान लो क्या बोल लिया मैंने बेटा, dm। और इस रिंग का रेडियस वही होगा जो इस सिलेंडर का रेडियस है ना। तो बेटे हमारे पास जो एलिमेंट है वो रिंग के रूप में है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मुझे आता है क्या बेटा, हाँ, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है। सिंस mi ऑफ रिंग एलिमेंट इज, इसका मास कितना, mr² होता है, तो बेटा m की जगह क्या है, यहाँ पर dm है, और r²। तो ये हो गया इसका। और चूंकि ये एलिमेंट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा सा di होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस di को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी r² dm को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बेटे जब आप r² dm को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, r तो कांस्टेंट ही रखने वाला है ना। जितने भी एलिमेंट लूंगा मैं, जितने भी रिंग काटूंगा, इसमें से सबका r क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये r² कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन dm करा बेटा। इंटीग्रेशन dm का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल मास। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है, टोटल मास। तो ये कुल मिलाकर के क्या हो रहा है बेटा, mr²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर भी क्या होता है, mr² ही होता है। यानी रिंग और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है ना बेटे। रिंग और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। आ रही बात समझ में अच्छे से, वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा हॉलो सिलेंडर का। सिमिलरली अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, mi ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर,
तो क्या करूंगा, इसके लिए भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे बेटे, सेम प्रोसेस। एक सिलेंडर लेंगे, बट दिस टाइम दिस सिलेंडर इज सॉलिड। तो फर्क बस इतना आएगा बेटा, इसका भी रेडियस क्या है, r है, टोटल मास m है। फर्क बस इतना होगा कि इसमें जो हम एलिमेंट काटेंगे इस तरीके का, तो वो एलिमेंट जो है कैसा होगा बेटा, डिस्क होगा, है ना, वो कैसा होगा, डिस्क होगा। आगे बात समझ लो। तो इस डिस्क एलिमेंट का मास मान लो क्या है बेटा, dm है। तो चूंकि हम जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिंस mi ऑफ सर्कुलर डिस्क इज हाफ mr स्क्वायर। तो m इसमें कितना है बेटा, dm, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर dm। ठीक है, तो ये छोटा सा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ बेटा। तो देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, di को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करो हाफ r स्क्वायर dm को, इसमें से r स्क्वायर बाई 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका करोगे, dm का करोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, देखो r स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब क्या हो गया बेटा, टोटल मास। तो ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाई 2। तो क्या समझ में आया अपने को कि जो हॉलो सिलेंडर होता है उसके पास रिंग के बराबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसके पास डिस्क के बराबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये भी समझ में आ गया अपने को। अब हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। सिक्स्थ, सेवेंथ हो जाएगा ना, सेवेंथ, एम आई ऑफ हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक है, एम आई ऑफ हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर। तो बेटा हम क्या करें, एक स्फीयर ले लिए। कैसा स्फीयर है बेटा, हॉलो स्फीयर है। ये इसका सेंटर है। मैं एक एक्स एक्सिस ऐसा बना लेता हूं और वाई एक्सिस ऐसा बना लेता हूं। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, थीटा पर जाकर के डी थीटा का एक एलिमेंट काट लूं इस तरीके से, तो क्या कटेगा आप बताओ मुझे, है ना, ऐसा। तो ऐसा एक आपके पास रिंग कट करके आएगा, है ना बेटे, क्योंकि ये हॉलो है अंदर से, तो ऐसा एक सर्कल कट के आएगा, यानी रिंग कट के आएगा। इस रिंग का थिकनेस क्या होगा बेटा, तो इसका रेडियस सपोज r है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, आर डी थीटा, यानी इसका थिकनेस क्या है, आर डी थीटा है। अच्छा, ये r है बेटा, रेडियस है, और ये थीटा है, तो इधर आएगा क्या, r cos थीटा, यानी ये जो रिंग हमारे पास आएगा उसका रेडियस क्या होगा, r cos थीटा होगा। आप ये बताओ कि इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसके पूरे सरफेस पर होगा, क्योंकि ये हॉलो है। ठीक है, तो यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिग्मा है। ठीक है, अच्छा, आपके पास अगर सिग्मा होता है बच्चे, तो डीएम कैसे निकाला करते थे, डीएम निकाला करते थे सिग्मा इंटू डीए। ठीक है, तो सिग्मा इंटू डीए। तो डीए कैसे निकालोगे, तो मैंने क्या बोला था, इसको काटो, बाहर करो और उसको सीधा कर दो।
तो ये एक रेक्टेंगल के टाइप से दिखेगा जिसकी लंबाई इसके सरकमफेरेंस के बराबर यानी 2 पाई r होगा और उसकी मोटाई r d थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो 2 पाई और स्मॉल r देखो किसके बराबर है बेटा, r cos थीटा के, तो r cos थीटा इंटू r d थीटा, तो ये हो गया बेटे 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा, है ना, ये हो गया dA। तो इस हिसाब से आपका जो dm है वो कितना हो जाना चाहिए, dm ये हो जाना चाहिए, dm चूंकि सिग्मा इंटू da है, तो सिग्मा आपके पास कितना है बेटा, सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन टोटल एरिया, तो मास m है बेटा, टोटल एरिया आपके पास कितना होगा, एक स्फीयर का एरिया क्या होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर इंटू da देखो कितना है 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो क्या कट जाएगा बेटा, r स्क्वायर कट गया, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में कट गया, तो ये जो हमारे पास बच रहा है dm की वैल्यू वो हो रहा है m/2 cos थीटा d थीटा, m/2 cos थीटा d थीटा। तो हमारे पास एलिमेंट के रूप में जो आया है वो एक रिंग है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, और ये जो एक्सिस है वो उसके सेंटर पर पड़ रहा है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा वाला हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता है कि एक रिंग का परपेंडिकुलर टू द प्लेन सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस के अबाउट क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है, देयरफॉर DI जो आएगा वो क्या होगा r स्क्वायर dm आएगा। इसका रेडियस कितना है बेटा, स्मॉल r, तो r स्क्वायर dm होगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा DI को, तो इंटीग्रेट करेंगे, DI कितना है r स्क्वायर dm। अब ये सारी चीजों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। स्मॉल r कितना है बेटा, r cos थीटा, तो r cos थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और dm देखो कितना है m/2 cos थीटा d थीटा, ठीक है, ये आ गया। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बेटे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा m/2 cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो इसमें से क्या चीजें बाहर आ जाएगी, mr स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गई, mr स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गई, और इधर रह जाएगा cos क्यूब थीटा d थीटा। अब सवाल उठता है लिमिट रखना, तो आपने देखो बेटा रेफरेंस क्या लिया है, इससे रेफरेंस लिया है, इधर से थीटा मेजर कर रहे हो, तो इधर से थीटा मेजर करोगे तो आखिरी लिमिट, आखिरी जो रिंग है वो टॉप पर बनेगा, मतलब 0 से क्या हो गया 90 डिग्री यानी π/2, तो 0 से π/2। सिमिलरली इधर आओगे बेटा रेफरेंस से नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी लास्ट कहाँ बनेगा, इधर, तो -π/2 से +π/2 तक हो रहा है, ठीक है। लिमिट जो है वो हो रहा है -π/2 से +π/2 तक, ठीक है, -π/2 से +π/2 तक। तो इससे अच्छा ये है बेटा कि आप इसको इस दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि चूंकि इधर और इधर दोनों तो सिमिलर है ना, दोनों में सिमेट्री है, तो अगर मैं आधे पोर्शन का निकाल लूं और उसका डबल कर दूं तो भी एक ही बात होगा। तो अगर मैं आधे पोर्शन के लिए करूंगा तो ये क्या होगा 0 से π/2, है ना, ये क्या हो जाएगा 0 से π/2, ओके। लेकिन ऐसा करूंगा तो मुझे सिर्फ एक हाफ का आएगा, दोनों हाफ का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या mr स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos क्यूब थीटा d थीटा, ठीक है, क्या हो गया cos क्यूब थीटा d थीटा, ओके। नाउ व्हाट, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। mr स्क्वायर cos क्यूब थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, d थीटा 0 से π/2 तक, mr स्क्वायर इंटीग्रेशन cos क्यूब थीटा, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा d थीटा
0 से π/2 ऐसा। अब यहां पर क्या है, अपने को कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। ओके, क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड समझो। जैसे कि मान लो यहां पर मैं साइन थीटा को लेट साइन थीटा इक्वल्स टू समथिंग टी बोल लेता हूं, ठीक है। साइन थीटा को इक्वल टू टी मान लिया और मैं बोलता हूं कि इसको डिफरेंशिएट करो। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे बेटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। किसके साथ डिफरेंशिएट किए बेटा, थीटा के साथ, ठीक है। तो इक्वल्स टू इस तरफ भी थीटा के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई डी थीटा, है ना। तो देयरफॉर यहां से dt बराबर क्या आ रहा है, देखो cos थीटा d थीटा। ओके, dt बराबर क्या आ रहा है, cos थीटा d थीटा। अब ये जो सारी चीजें आपने मानी है उसको इसमें रिप्लेस कर दो। तो mr स्क्वायर 0 से π/2 1 माइनस साइन थीटा क्या माना था t, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा, t स्क्वायर हो गया। और देखो ये cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा किसके बराबर आया, dt के बराबर। तो ये हो गया देखो dt। तो फाइनली हमारे पास क्या है, mr स्क्वायर इंटीग्रेशन 1, अभी लिमिट चेंज हो जाएगा, ठीक है, अभी लिमिट चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इधर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, एम आर स्क्वायर, दो पोर्शन है इसके, सेपरेट हो जाएंगे। एक हो जाएगा बेटा डी टी और एक हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर डी टी। 0 से सॉरी लिमिट रहने दो अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी का मतलब क्या हो गया बेटा टी, और ये हो गया टी स्क्वायर का t³/3, है ना, ऐसा। अब जो t माने थे उसको वापस रख लो बेटा, t किसको माने थे, साइन थीटा को। तो ये क्या हो गया एम आर स्क्वायर और साइन थीटा और माइनस ये क्या हो जाएगा sin³ θ/3। लिमिट क्या था, 0 से π/2, थीटा के टर्म्स में था। तो अब थीटा वापस आ गया तो मैं 0 से π/2 लिमिट रख सकता हूं, ठीक है, 0 से π/2। अब आपको इसमें वैल्यूज पुट करना है बेटा। तो लोअर लिमिट क्या है, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो लोअर लिमिट की अपने को जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना। चलो, अपने पास लोअर लिमिट की जरूरत ही नहीं है। तो एम आर स्क्वायर, है ना, साइन π/2 क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन π/2 का क्यूब 1/3, ठीक है, ऐसा हो गया। तो एम आर स्क्वायर 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा बेटा 2/3। तो ये होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फेयर, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटे 2/3 एम आर स्क्वायर। ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, है ना। ये प्रोसेस आपसे थोड़ी पूछा जाएगा, आपसे प्रोसेस नहीं पूछा जाता है ना, आपको इस रिजल्ट को यूज करना होता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके रिजल्ट को याद रखें, ठीक है। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, तो वो होता है बेटा 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोसेस नहीं अगर याद रहे, समझने की कोशिश करना है कि प्रोसेस क्या किया है सर ने, लेकिन याद नहीं करने की कोशिश करना है। याद करने लायक नहीं है उसमें कुछ, है ना। चलो, तो ये हो गया बेटा हॉलो स्फीयर। अब हम लोग करेंगे सॉलिड स्फीयर के बारे में, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर।
चलो नेक्स्ट इज mi ऑफ सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। इसमें क्या करें, तो इसमें एक ही फर्क है बेटा कि आपका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसमें कैसा होगा, वॉल्यूम में होगा, यानी रो होगा, ठीक है। तो इसका टोटल मास मान लो m है बेटा, मास डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के टर्म्स में होगा रो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम r रेडियस का dr थिकनेस का, ठीक है, dr थिकनेस का और r रेडियस का एक हॉलो स्फीयर काट लिया, हॉलो स्फीयर काट लिया, तो एलिमेंट के रूप में हमारे पास यहां पर क्या है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा, तो वो जो हॉलो स्फीयर है उसका आपको क्या निकालना है, डीएम निकालना है। तो डीएम कैसे निकालते थे बेटा, ठीक है, तो अगर रो रहे तो डीएम क्या होता है, क्योंकि डीएम बराबर क्या होता है, रो इंटू डीवी, तो आपको डीवी निकालना पड़ेगा इस हॉलो स्फीयर का। तो कैसे निकाला करते थे बेटा, मैंने बोला था आपको, इसको बाहर निकालो, काटो, चपटा कर दो, तो उसका जो एरिया आएगा वो किसके बराबर आएगा, है ना, इसका इस हॉलो स्फीयर के एरिया के बराबर। तो एरिया कितना होता है बेटा, एरिया कितना होता है हॉलो स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, और इनटू थिकनेस, थिकनेस कितना है, डी आर। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, वॉल्यूम हो गया। तो देयरफॉर डीएम जो हो जाएगा, डीएम इक्वल टू वो हो जाएगा, और रो कैसे निकालोगे बेटा, रो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास m है, वॉल्यूम इसका क्या होगा बेटा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डीवी कितना है आपके पास, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, और ये 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, 3m बाई आर क्यूब आर स्क्वायर डी आर, दिस इज डीएम, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, हॉलो स्फीयर है और ये वो एक्सिस है। तो हमने अभी अभी सीखा है कि हॉलो स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो देयरफॉर डी आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्या फॉर्मूला था, 2/3 mr स्क्वायर, m इसका कितना है, dm, और रेडियस इसका क्या है, r स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करो डी को 2/3, डीएम कितना है हमारे पास, 3m बाय आर क्यूब, सॉरी 3m बाय आर क्यूब आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, ये हो गया अपना डीएम, और फिर से इधर है आपके पास आर स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, डी आर, तो r कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल R तक, है ना, 0 से कैपिटल R तक। ये 3 कट गया बेटा, 2 बचा, 2m और r क्यूब, ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, अंदर में क्या बचेगा बेटा, r⁴ dr, 0 से r, ठीक है। तो 2m बाय r क्यूब, है ना, इसका क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन r⁵/5, 0 से r, ओके। तो ये आ रहा है 2m बाय आर क्यूब, r⁵, है ना, तो हो जाएगा ये r⁵/5 लिमिट रखने पर, तो r क्यूब से ये कितना बच जाएगा बेटा, r स्क्वायर, तो ये देखो क्या बच रहा है, 2/5 mr², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली जो आया 2/5 mr², this is the moment of inertia of solid sphere, understood। solid sphere का जो moment of inertia होता है वो 2/5 mr² होता है।
तो इस तरीके से बेटे हमने लगभग सारे जो शेप होते हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने डिस्कस कर लिया। 2/5 mr² इसका आया। तो हमने किन किन चीजों का देखा, हमने रॉड का देखा कितना आया बेटा, सेंटर एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट ml²/12 था। फिर हमने रिंग का देखा mr², फिर हमने डिस्क का देखा mr²/2 है ना, और सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का mr², सॉलिड सिलेंडर का mr²/2, ट्रायंगुलर लेमिना का mh²/6, फिर हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। ठीक है, इस तरीके से ऑलमोस्ट जो जितने भी इंपॉर्टेंट शेप्स थे उसके MI हमने देखे। ठीक है, चलो अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मोस्टली डिपेंड करता है उसके मास पर, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही क्या है बेटा, mr² है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr² है। तो इसमें दो टर्म तो क्लियरली दिख रहे हैं बेटा, मास और r इसमें क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इनमें से मैं कोई भी एक चीज चेंज करूंगा, मास चेंज करूंगा या एक्सिस को चेंज कर दूंगा, तो क्या होगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का चेंज हो जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का चेंज हो जाएगा, अंडरस्टूड। ठीक है, तो चलो तो हम लोग बात करने वाले बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी या सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, बॉडी या सिस्टम। तो पहली चीज है बेटा, पहली चीज है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो जो रिंग था, रिंग भी हमने क्या लिया, मास m और रेडियस r का लिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, mr² आया। लेकिन जब मैंने डिस्क लिया उसको भी उतने ही मास का लिया और उतने ही रेडियस का लिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, देखो mr²/2 आया। क्यों ये फर्क हुआ भाई, क्यों ये फर्क हुआ, मास तो दोनों का ही सेम था, रेडियस भी दोनों का ही सेम था, तो फर्क किस चीज में पड़ा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ा। इसमें मास क्या था बेटा, पूरा एक लाइन पर कॉन्सेंट्रेटेड था, और इसमें जो मास है वो क्या है, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसमें फर्क आया। दैट मीन्स कि हम कैसे मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली आपने देखा जो हॉलो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर में कितना आया बेटा, 2/3 mr² आया। वही सॉलिड स्फीयर में क्या आया, 2/5 mr² आया। दोनों में ही मास रेडियस तो मैंने सेम लिया था, सेम हुआ, फिर भी देखो इसमें कितना अंतर है। ठीक है, ये ज्यादा है और ये कम है, अंडरस्टूड, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, अंडरस्टूड। तो ये एक फैक्टर हो जाता है। तो आपको बेसिकली देखना है बेटा कि इसमें देखो कितना आया, mr² आया, और इसमें क्या आया, mr²/2 आया है। तो कौन सा ज्यादा है बेटा, ये ज्यादा है। क्यों इसमें ज्यादा हुआ, या हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, देखो इसका एक्सिस कहाँ है बेटा, तो एक्सिस ये है ना, दिस इज द एक्सिस। तो एक्सिस से जो पूरा का पूरा मास है ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, और इसमें क्या है, एक्सिस से कुछ पास में है, कुछ दूर में है, ऐसा है मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा एक्सिस से मास जितना दूर होगा, एक्सिस से मास जितना
दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका उतना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्लियर है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से जितना दूर होगा वो आपको उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड थिंग इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा, तो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दोगे बच्चे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दोगे तो क्या होगा, आपका आर बदल जाएगा, क्योंकि आर क्या लेते हो आप, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो आर बदल जाएगा, आर बदल जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। और तीसरी चीज है मास, मास ऑफ द बॉडी। तो ये तीन मेनली फैक्टर्स हैं जिस पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। आगे बात समझ में? ओके, अब अपने को क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर कैसे डिपेंड करता है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन हम चेंज कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो जाएगा, उस चीज को अगर समझना है अपने को, या फिर अपन अगर डायरेक्टली चाहें कि अभी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ना लेकर के कहीं और इसको शिफ्ट कर दें तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो थ्योरम्स पढ़ते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, अगर हम वो जान लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। और अभी देखो ये सारे जो हमने फॉर्मूले निकाले थे उसके लिए हमने बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस किए थे, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि हम हर एक इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए वही पूरा प्रोसेस अपनाएंगे, है ना, वही पूरा प्रोसेस अपनाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है, नहीं करेंगे ऐसा। हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने जितने सारे निकाले उसी को रेफरेंस लेकर के और उन दो थ्योरम्स को यूज करके हम किसी भी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, किसी भी। तो वो जो दो थ्योरम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। सी दिस सॉरी, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने बताया आपको दो होते हैं, तो एक कहलाता है बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आगे बात समझ में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसमें अपन मान लो एक इस प्रकार का अजीब सा बॉडी है, ठीक है, और मान लो ये एक एक्सिस है बेटा x, ये एक एक्सिस है y और ये एक एक्सिस है z। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस परपेंडिकुलर। तो ये तीनों जो एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बेटे, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो समझो, अगर मान लो यहां पर एक कोई एलिमेंट मान लेता हूं, यहां पर कोई हमने एलिमेंट मान लिया, मास क्या है बेटा, dm है, और बोला कि यहां से ये दूरी क्या है, a है, और यहां से ये दूरी क्या है, b है। ठीक है, तो बताओ बेटा, अगर मैं ये चाहूं कि x एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं इस पॉइंट का, ठीक है, x एक्सिस को, तो आप क्या बोलोगे बेटा, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, b, तो क्या हो जाएगा b² dm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, b² dm इंटीग्रेशन। समझ गए, ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर y एक्सिस के अबाउट निकालने बोलूं तो i y क्या होगा,
इंटीग्रेशन, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर dm, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। अब अगर मैं z एक्सिस के अबाउट बोलूं तो z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज दी, है ना, क्योंकि z एक्सिस कैसा है, ऐसा है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं z एक्सिस के अबाउट निकालने बोलूंगा तो आप बोलोगे कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर dm, ये z एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जा रहा है, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dm आई जेड। ठीक है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर dm प्लस बी स्क्वायर dm। ए स्क्वायर dm क्या है बेटा आपका, देखो आई वाई, और बी स्क्वायर dm क्या है आपका पास, आई एक्स आई जेड। क्या समझ में आया, देखो, है ना। तो इससे समझ में आया हमें कि अगर मेरे पास तीन एक्सिस है जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस है जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसमें से किसी दो एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, एक्स एक्सिस के अबाउट मुझे पता है, वाई एक्सिस के अबाउट पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जेड एक्सिस के अबाउट पता कर सकता हूं, और वो कितना होगा बेटा, सम ऑफ बोथ दी एक्सिस के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, तो बोल सकते हैं if mi of a system, if mi of a system is found to be about an axis perpendicular to the, if mi of a system is found to be about an axis perpendicular to the two mutually perpendicular axis such that all three axes are mutually perpendicular, then mi about any one axis is equal to the sum of mi about other two perpendicular axis। ठीक है, अगर तीनों एक्सिस ऐसे हो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी बचे दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, यानी आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर होगा बेटा, आई जेड के, आई वाई प्लस आई जेड किसके बराबर होगा, आई एक्स के, आई जेड प्लस आई एक्स किसके बराबर होगा, आई वाई के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिंपल है और काफी ज्यादा यूजफुल है, नोट डाउन करिए बेटा। अब सवाल उठता है कि इसका यूज क्या है। ठीक है,
कैसे हमको यूज करना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। चलो चलो समझते हैं। अब देखो बेटा, जैसे कि हमको जो रिंग था है ना, उसका हमने एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। कौन सा था वो एक्सिस? जो उसका सेंटर है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट। इसके बाकी कोई और एक्सिस लेंगे तो क्या होगा? तो जैसे कि MI ऑफ थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस। डायमीटर एक्सिस, डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो बेटा सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता था, हमने निकाला था। कहां से निकाला था? लेकिन ये वाले एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमने निकाला था। ओके, तो ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। लेकिन हमें क्या कह रहा है, कौन सा निकालने बोल रहा है? हमें कह रहा है एक डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकालो। क्या करो? डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकालो। तो मान लो बेटा ये एक डायमीटर ले लिया, ठीक है, एक डायमीटर ऐसा ले लिया और एक डायमीटर ऐसा ले लिया। ठीक है, आगे बात समझ में? एक डायमीटर, अच्छा छोड़ो ऐसा नहीं लेते, ऐसा ना लेकर के मान लो एक हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समथिंग एक्स एक्सिस के जैसा हो गया। ये आपका क्या है? इसको मैंने मान लो y मान लिया। ठीक है, इसको मान लो आई y मान लिया और इसको मान लो मैंने क्या बोल लिया? आई z मान लिया। ठीक है, इसको मान लो मैंने आई z मान लिया। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है बेटा, तो यहां से आपको दिख रहा है कि आई एक्स और आई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तीनों। मैं आपको अगर प्रैक्टिकली दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है ये। ठीक है, ये आपका रिंग हुआ। ये वाले एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता था, है ना बेटा? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से पता था। अब हम क्या कर रहे हैं, दो एक्सिस इस तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, दो एक्सिस हमने इस तरीके से रखे, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए बेटा, है ना? इस तरीके से दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए और ये हुआ, तो ये तीन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। अब बेटा ये जो है, ये है, ये भी डायमीटर के जैसा डायमीटर है, और ये जो है वो भी डायमीटर, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। तो अगर मैं डायमीटर, किसी भी डायमीटर के अबाउट देखूंगा तो सिमेट्री आएगा उसमें, है ना? डायमीटर के अबाउट क्या आएगा? सिमेट्री आएगा। तो कोई भी डायमीटर के अबाउट लूंगा तो मुझे सेम ही मिलेगा ना बेटा। ठीक है, तो अगर मैं आई एक्स, जो एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा उसको मैं आई डायमीटर बोलूं, तो इसके अबाउट भी जो आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? आई डायमीटर बोलूंगा। और ये आई वाई के अबाउट, मतलब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से पता है। आई कितना निकाला था बेटा? mr² निकाला था। तो ये और ये तीनों क्या है? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो दिस प्लस दिस शुड बी दिस अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा? आई एक्स प्लस, या फिर आप इसको आई एक्स, आई वाई और आई जेड ही मान सकते हो। इसको आई जेड मानो, इसको आई वाई मानो। ठीक है, तो आई एक्स,
आई एक्स आई वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा आई जेड, और आई एक्स और आई वाई दोनों क्या है डायमीटर पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आई डायमीटर इक्वल्स टू क्या आई जेड हमारे पास क्या है बेटे एम आर स्क्वायर, देयरफॉर आई डायमीटर कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया देखो हाफ एम आर स्क्वायर। तो रिंग का है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले क्या देखा था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले देखा था एम आर स्क्वायर, लेकिन वो किस एक्सिस के अबाउट था, इस एक्सिस के अबाउट था। अगर हमने डायमीटर एक्सिस के अबाउट निकाला तो देखो क्या हो गया चेंज हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो हो गया हाफ एम आर स्क्वायर। दैट्स वाई हमने कहा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको चेंज करेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक। सिमिलरली बेटा एम आई ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क करूं डायमीटर के अबाउट तो क्या हो जाएगा, डिस्क करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, उसमें भी आपको सेम चीजें करनी पड़ेगी। उसमें भी आपको सेम चीज करना है। ये डिस्क हो गया बेटा, डिस्क में क्या होता है पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसमें भी अगर मैं मान लूं कि ये एक्सिस सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आई जेड सपोज, और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना होता था बेटा एम आर स्क्वायर बाई 2 होता था। इसके अबाउट ये डायमीटर हुआ क्या बेटा, ये भी डायमीटर हुआ क्या है ना, तो डायमीटर हो गया तो बेटा इसको मैं आई एक्स बोल लूं, इसको मैं आई वाई बोल लूं, दोनों क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे क्योंकि दोनों के दोनों डायमीटर है बेटा। तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई एक्स प्लस आई वाई क्या हो जाएगा आई जेड हो जाएगा, है ना। आई जेड दिस टाइम आपके पास कितना है बेटा एम आर स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये दोनों है ना आइडेंटिकल है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आई डायमीटर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आई डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। आई डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4। तो किसी डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक डिस्क का वो आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो अच्छे से अपने को समझ में आ रहा है बेटे, है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट वो है ये है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये दोनों मिलाकर के आप फिर किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। सेकंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये क्या कहता है समझो कि एक सिस्टम है इस तरीके का, और ये इसका एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है, सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको सपोज पता है, और इसको मैं क्या कहता हूं ICOM कहता हूं, ठीक है, ICOM कहता हूं। और इस बॉडी का टोटल मास है मान लो कैपिटल M। अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक पैरेलल कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मैं क्या करना चाहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है। इसके अबाउट मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है I है, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो D है,
ठीक है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो d है। तो क्या कहा जाता है कि आपको जो इस नए एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, वो बराबर होगा बेटा जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो रहेगा प्लस बॉडी का टोटल मास m और इन दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का ये होता है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या मैंने बोला बेटा कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और उस एक्सिस के पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड कर देना है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी एक्सिस। ये आपको क्या दे देता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि mi ऑफ अ बॉडी about an axis parallel to the center of mass axis। ठीक है, mi of a body about an axis parallel to the center of mass axis is equal to the sum of ICOM and product of mass and square of perpendicular distance between both the parallel axis। ठीक है बेटा, तो ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, अब इसकी जो प्रूफ है बेटा है ना, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज की सभा यही समाप्त होती है।